बच्चा लोग। चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है, सेकंड मत के बारे में पढ़ना है, जो कि है दान। चलिए नोट्स उठा लीजिए। चलिए, डोनेशन, दान की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने जब प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ा था, तब दान जो मिल रहा था, दान के रूप में जो पैसा मिल रहा था हमें कैश में या बैंक में, वो हमने प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति की तरफ लिख दिया था। लेकिन दान हमारी आय है, ठीक है, तो हमें उसको आय व्यय खाते में ले जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है ये आय जो है ये पूंजीगत भी हो सकती है और आगमगत भी हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड करें हम, देखते हैं। सबसे पहले दान, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डोनेशन। सामान्य दान होता है और दूसरा होता है विशिष्ट दान। जैसे कि चंदा था, सामान्य चंदा और विशिष्ट चंदा, तो वैसे ही सामान्य दान है। सामान्य दान जो होता है वो हमारी इनकम मानी जाती है और उसको नॉर्मली हम प्राप्ति भुगतान खाते में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं। लेकिन विशिष्ट दान जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक कार्य के लिए दिया हुआ हो सकता है किसी बाहर के व्यक्ति ने, आपका पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में पुस्तकें खरीदने के लिए दिया हो दान, ठीक है, या फिर पुस्तकालय की बिल्डिंग बनाने के लिए दिया हो, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी आपको परचेस करने के लिए दिया गया हो दान, हो सकता है। लेकिन सामान्य दान में ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि यह दान हम किस वजह से, किस काम के लिए दे रहे हैं। विशिष्ट दान में ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है। इसकी वजह से ये जो आय है ये पूंजीगत आय बन जाती है और ये लायबिलिटी साइड आती है बैलेंस शीट के, क्योंकि जब तक कि वो काम हो नहीं जाता जो स्पेसिफाई किया गया था विशिष्ट दान में, तब तक कि हम उसको एक दायित्व की तरफ देखते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ वो दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी कंडीशंस हैं। देखिए नोट्स में देखिए आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है विशिष्ट दान, ठीक है, लेखांकन व्यवहार क्या होगा ये मैंने बता दिया आपको। सामान्य दान, उसका लेखांकन व्यवहार क्या होगा ये भी बता दिया मैंने आपको। लेकिन आगे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें लिखा है यदि सामान्य दान की राशि बड़ी हो, सामान्य दान की राशि बड़ी हो या अधिक हो तो उसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ले जाते हैं। मतलब यही सामान्य दान अगर क्या होता है, बड़ी राशि में हो, बड़ी राशि, तो इसे कहाँ लेके जाना है अपन को, बैलेंस शीट में लेके चले जाना है। लेकिन अगर राशि छोटी हो या नॉर्मल हो, ठीक है, तो फिर इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रखते हैं, जो कि हम पहले से करते आए हैं, वही करेंगे हम। अब आगे दिया हुआ है कि हम ये डिसाइड कैसे करें कि राशि जो है वो बड़ी कितनी बड़ी, छोटी तो कितनी छोटी। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर मतलब कि वहाँ पर कैश का फ्लो कितनी मात्रा में होता है, उनके हिसाब से राशि कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। जैसे कि एक छोटी दुकान वाला कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वो एक किराने की दुकान चला रहा है, ठीक है, नॉर्मल छोटी सी किराने की दुकान है, उसके लिए 1 लाख रुपए बड़ी बात है, बड़ी रकम है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, कोई बड़ी फैक्ट्री है या बड़ा कोई अनाथालय है या बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसके लिए 1 लाख बहुत छोटी रकम होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर डिपेंड करेगा कि राशि बड़ी है या छोटी है। और अगर राशि बड़ी है तो उसको हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है, क्योंकि बड़ी राशियाँ बहुत कम मात्रा में कभी कभार मिलती हैं इसकी वजह से, ठीक है। और जो छोटी राशि है उसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में, हमारे हिसाब से अगर वो छोटी है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में उसको हम डाल देंगे, कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर हम समझ ही ना पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें करना है अभी, तो अगर हम समझ ही ना पाएँ कि राशि बड़ी है या छोटी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ही समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा है या छोटा है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें जब ये समझ में ना आए कि राशि बड़ी है या छोटी है, तो ये सब डिफरेंस करना बंद कीजिए, बड़ी राशि छोटी राशि का, उसको सीधे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डालिए, बात ख़त्म। जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा यही होगा, अगर समझ में आ रहा है कि ये राशि बहुत बड़ी है दान की, तो उसको हम बैलेंस शीट में डाल दें, नहीं तो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो हमें डालना ही है, ठीक है। विशिष्ट दान में
चाहे राशि बड़ी हो और चाहे राशि छोटी हो, वो एक तरीके से लायबिलिटी की तरह देखी जाती है। इसकी वजह से उसको बैलेंस शीट में ही दिखाना है, छोटी बड़ी राशि का यहाँ कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और एक और पॉइंट लिखा हुआ है दान के केस में कि क्वेश्चन बताएगा। हो सकता है क्वेश्चन खुद ही बोले कि दान जो है उसकी राशि को आप क्या मानना है, आगमगत मानना है, तो हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। और क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि दान की राशि को हमें पूंजीगत मानना है, तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी की तरफ लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि दान की आधी राशि को आगमगत मानो और आधी राशि को पूंजीगत मानो, तो जो भी दान की राशि होगी उसमें से आधी हम डाल देंगे आय व्यय खाते में और आधी हम डाल देंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में। मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई कर रहा है तो वैसा ही करना है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करना है तो दान के केस में हमने जो रूल पढ़ा है उसी को फॉलो करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, दान जो होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से मिला हुआ पैसा रहता है, एक तरीके से गिफ्ट है, ठीक है। वो सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार का होता है। सामान्य दान जो होता है उसे हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं, किसी काम के लिए स्पेसिफाई नहीं होता है। विशिष्ट दान जो होता है वो विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, उसे हम बैलेंस शीट में रखते हैं। सामान्य दान को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। हमें सामान्य दान के केस में ये देखना है कि राशि छोटी है या बड़ी। अगर राशि बड़ी है तो उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, और अगर राशि छोटी है तो उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन फिर भी हम ये डिसाइड अगर नहीं कर पा रहे हैं कि राशि छोटी है या बड़ी, तो कुछ मत सोचो, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, वो क्या है, वसीयत। वसीयत या फिर लेगसीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मन, लेगसीज, ठीक है। अब वसीयत, अगर वसीयत क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, वसीयत क्या होता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया होता है, लेकिन शायद उनकी कोई औलाद ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो औलाद हो तो नालायक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी वसीयत में लिख देते हैं कि भाई मेरी जो संपत्तियां हैं, ठीक है, मेरे मरने के बाद ये पूरी संपत्तियां इस अनाथालय या फिर NGO को चली जाएगी, NPO ऑर्गेनाइजेशंस को चली जाएंगी, ठीक है, ताकि लोगों की भलाई में ये काम आ सके। तो वो ऐसा लिख के चला जाता है। अब जब वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी वसीयत से जो भी पैसा, संपत्ति, ठीक है, मिलती है, वो सब किसकी होती है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है। अब उसको किस नज़रिए से देखेगा, वो इनकम की तरफ देखेगा, ठीक है। लेकिन होता असल में ये है कि इनकम की तरह अगर देखेगा वो, तो आय व्यय खाते में डालना पड़ेगा। हो सकता है वो 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, तो इतनी सारी राशि हम आय व्यय खाते में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पूंजीगत मान लेते हैं, क्योंकि ये राशि एक तो बड़ी होती है, ठीक है, राशि नॉर्मली वसीयत की राशि एक तो बड़ी होती है, तो उसको हम पूंजीगत मान के चिट्ठे में लिख देते हैं अपन, बैलेंस शीट में लिख देते हैं अपन लायबिलिटी की तरफ, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, नॉर्मली बड़ी राशि ही होती है तो इसको हमें बैलेंस शीट में डाल देना है, कहाँ पर, लायबिलिटी की तरफ। और अगर राशि छोटी हो, कोई गरीब व्यक्ति मरा, उसने अपनी संपत्ति दे दी, ठीक है, अब उसके पास था ही थोड़ा सा पैसा, तो अगर राशि छोटी होती है तो इसको बैलेंस शीट में पूंजीगत मानने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, आय व्यय खाते में डाल देते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देते हैं, क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं। इसी साल में वो इनकम अपन ने मान ली कि ये साल की इनकम होगी अपनी, काम ख़त्म, ठीक है ना। और हाँ, एक ख़ास बात ज़रूर याद रखें, अगर क्वेश्चन आपको कुछ बोलता है, कंडीशन देता है कि उसको आगमगत मानो या पूंजीगत मानो, या फिर आधे को आगमगत और आधे को पूंजीगत मानो, तो हमें वैसा फॉलो ज़रूर करना है। ये किस केस में होगा, जब क्वेश्चन कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तब ये ध्यान दीजिए। फिर आगे क्या दिया हुआ है, प्रवेश शुल्क। आगे इन्होंने 4th पॉइंट में प्रवेश शुल्क की बात की हुई है, प्रवेश शुल्क।
इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन फीस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिशन फीस। ठीक है ना। अब जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आपको एडमिशन फ़ीस लगती है। आपको एडमिशन फ़ीस हर साल देनी होती है। मतलब ये हुआ कि प्रवेश शुल्क सदस्य से, जो मेंबर होता है उससे हमें हर साल वसूलनी है। ठीक है, हर साल वसूली जाती है प्रवेश शुल्क, और इसे हम क्या मानते हैं, आगमगत या फिर आयगत आय ही मानते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, आय व्यय खाते में क्रेडिट कर देते हैं। इसको हम आय व्यय खाते में क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मली ऐसा होता है। और यदि प्रवेश शुल्क एक ही बार वसूल किया गया हो, केवल एक बार, आप एक बार प्रवेश शुल्क दो, आप हमेशा के लिए अंदर आ गए। ठीक है, तो जब प्रवेश शुल्क एक ही बार दिया जाता है जिंदगी भर के लिए, तब वो राशि हमें कहाँ लिखनी होती है, बैलेंस शीट में ले जानी होती है, और उसे पूंजीगत आय माना जाता है। ये बात आप याद रखें। ये जो है वो पर ईयर वसूली जाती है। ये वसूली जाती है वन टाइम इन लाइफ, ज़िंदगी में एक ही बार वसूली जाती है, और ये हर साल वसूली जाती है। और जब प्रवेश शुल्क को हर साल वसूला जाता है तो उसे आगमगत आय माना जाता है और आय व्यय खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। और जब इसे एक ही बार वसूला जाता है ज़िंदगी में, तो उसे पूंजीगत आय मानकर बैलेंस शीट में लिख दिया जाता है। कहाँ पर, लायबिलिटी की तरफ। और कैपिटल फंड जो है उसमें जोड़कर दिखाते हैं अपन, ऐड इन कैपिटल फंड। पूंजी कोष जो है ना, पूंजी कोष, जैसे व्यापार में पूंजी होती है, तो एनपीओ में क्या था, पूंजी कोष था, तो उसी पूंजी कोष में अपन क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलिए, और ये बात तो आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर जैसा बोलता है हमें वैसा ही फॉलो करना है, ये सब भूल जाना है। और अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है इसके बारे में, तो हमें यही करना है जो हमने सीखा है अभी। ठीक है ना। चलिए, और अगली मत देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है अपन को, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है समर्पित निधि। समर्पित निधि, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंडाउनमेंट फंड। एंडाउनमेंट फंड, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखिए इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा है, वसीयत। वसीयत ही है ये, वसीयत से प्राप्त संपत्ति ही है ये। अब हुआ ये कि वो व्यक्ति जो जा रहा था एनपीओ के नाम पर अपनी वसीयत लिखकर, अपनी संपत्तियां करके, ठीक है, वो व्यक्ति ने स्पेसिफाई कर दिया है काम कि हमारी जो संपत्ति, हमारा जो संपत्ति आपको मिलने वाली है, इसका आप उपयोग इसी कार्य में करेंगे। जैसे कि वो कहेगा कि भैया ये अनाथालय को दान कर रहा हूँ मैं संपत्ति, अपनी वसीयत पूरी की पूरी, और इनमें जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए ही मेरी संपत्ति का उपयोग होगा बस, ठीक है। या फिर खाना खिलाने के लिए ही हो सकता है बस, या फिर आपकी ये बिल्डिंग बनाने के लिए ही संपत्ति का उपयोग हो सकता है। तो ये स्पेसिफाई करके जो चला गया, ठीक है, वसीयत की राशि को, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंडाउनमेंट फंड बोल देते हैं। और ये पूंजीगत आय ही माना जाता है और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ ही लिखा जाता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी कोई चीज़ स्पेसिफाई की जाएगी वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ आ जाएगी, ये फिक्स हो गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो संपत्ति आई है एनपीओ के पास, हो सकता है एनपीओ क्या करता है, इसे इन्वेस्ट कर देता है कहीं, ये जो पैसा आया है इसे इन्वेस्ट कर देता है कहीं, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है या फिर किसी बैंक में एफडी बनवा देता है, ठीक है। जैसे काम होना भी बाकी है,
इस पैसे का उपयोग काय में करना है, बिल्डिंग बनवाने में करना है। तो एक दिन में बिल्डिंग तो बन नहीं जाएगी, तो हो सकता है वो पैसा अभी जमा हो, बिल्डिंग धीरे धीरे बन रही वो पैसे से लेकिन हमें ब्याज भी मिल रहा हो सकता है शेयर खरीदे हों तो वहाँ से डिविडेंड या लाभांश भी मिल रहा हो। तो ये जो एक्स्ट्रा इनकम होती है इसी संपत्ति से ही और ज़्यादा इनकम होती है अपन को, ब्याज की या फिर लाभांश की। तो हम उसको क्या करते हैं, अगर एनपीओ उसको इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ से अगर ब्याज या फिर क्या इंटरेस्ट या फिर लाभांश, क्या बोलते हैं इसको, लाभांश को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है ना। अगर इसी पैसे को इन्वेस्ट करने से ब्याज या फिर लाभांश मिलता है तो ये वाली राशि जो है वो कहाँ जाएगी, आय व्यय खाते में जाएगी। मतलब ये हुआ हमने इसको आयगत प्राप्ति या फिर आयगत आय माना है और आय व्यय खाते में हमने इसको क्रेडिट की तरफ लिख दिया है, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, देखिए नोट्स में तो डिटेल में लिखा हुआ है थ्योरिकल तरीके से, मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ और शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, तो लिख लें इसको ज़रूर। अब इसके बाद क्या है, पुरानी संपत्तियों की बिक्री। तो 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास कुछ पुरानी संपत्तियां भी हो सकती हैं एनपीओ के पास। तो एनपीओ ने क्या किया है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बेच दिया है। तो सेल्स ऑफ एसेट्स या फिर इसको बोलते हैं ओल्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी संपत्तियों की बिक्री। अगर पुरानी संपत्तियों की बिक्री हम करते हैं तब क्या करेंगे, अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई मशीन थी तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए की परचेज़ की थी, उसको हमने कुछ महीने या साल उपयोग किया, फिर हमने उसको बेच दिया। अब क्या होगा कि ये जो मशीन है, ये कितने की है, 1 लाख रुपए की। ये भी कहाँ लिखी होगी, ये बैलेंस शीट में दिखाई दे रही होगी अपन को एसेट की तरफ, संपत्तियों की तरफ अपन को ये मशीन दिखाई दे रही होगी। फिर 6 महीने या 1 साल उपयोग करने के बाद इसको हमने बेचा, तो ये जो संपत्ति है ये बिकी कितने की, 80,000 रुपये की बिकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 20,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 20,000 का लॉस हो गया अपन को, समझ लीजिए। अब कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ दिखाएं, ये समस्या है। देखिए सबसे पहले तो कैश में हमें क्या मिला, 80,000 रुपये मिला। इसको हम कहाँ लिख देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट की तरफ। ये बात हुई क्लियर कि इस कैश को हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट की तरफ, क्योंकि पैसा आया। दूसरी बात, मशीन जो है वो 1 लाख रुपए की बैलेंस शीट पे दिख रही थी, उसको हम हटा देंगे वहाँ से, मतलब माइनस कर देंगे। अब मशीन बची नहीं हमारे पास, कितने की नहीं बची, 1 लाख की थी तो 1 लाख की नहीं बची। मशीन ही नहीं है तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे वहाँ लिख के, ठीक है। तो बैलेंस शीट से ये गोल हो जाएगी, अब बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगी ये मशीन, ठीक है। और होगा ये कि ये जो 20,000 का लॉस हुआ है हमें, ये नुकसान है, हानि है। ये जो हानि है ये जाने वाली है कहाँ पर, आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाली है कहाँ पर, डेबिट की तरफ। ये होने वाला है। अब मतलब कि यहाँ पर जो संपत्ति थी वो चली गई बैलेंस शीट से, उसको बेचने से जो पैसा आया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट हो गया, पैसा आया, मिल गया भाई कैश। और हमें जो लॉस हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, आय व्यय खाते में डेबिट की तरफ लिख रहे हैं, व्ययों की तरफ या हानियों की तरफ। अब एक कंडीशन और हो सकती है कि हमें
लॉस ना हो के प्रॉफिट हो सकता हमने कोई बिल्डिंग बेची थी, ऐसा भी हो सकता है। जब हम बिल्डिंग बेचेंगे, जैसे कि वो बिल्डिंग जो है वो 10 लाख रुपए की थी, ठीक है, बैलेंस शीट में अपन को दिखाई दे रही थी एसेट की तरफ बिल्डिंग, लेकिन हमने उसको जब एक्चुअल में मार्केट में बेचा तो वो कितने की बिकी, 12 लाख रुपए की बिक गई। तो ये जो है वो सेल हो गई, तो कैश मिला, तो कहाँ जाएगा पैसा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखेंगे। ये जो है 10 लाख रुपए ये बैलेंस शीट में शो हो रहा था एसेट, अब यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ये। और ये जो 2 लाख रुपए का अपन को प्रॉफिट हुआ है या 2 लाख रुपए बच गए हैं, इनको हम कहाँ लिखेंगे, आय व्यय खाते में, लेकिन क्रेडिट की तरफ लिख देंगे। इसका ये पूरा कैलकुलेशन होना है, इस तरीके से हमें इसको दिखाना है अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है भाई, आप जिंदगी भर मेंबर बने रहना चाहते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। आप आजीवन सदस्य बने रहना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपको एक साथ पैसा देना होगा जिंदगी भर के लिए मेंबर बनने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम पूंजीगत आय ही मानेंगे, क्योंकि एक मेंबर से हमें उसके लाइफ टाइम में एक ही बार पैसा मिलेगा, तो उसको पूंजीगत आय मान के बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ दिखाएंगे। कहाँ पर, ऐड करके, कहाँ पर, कैपिटल फंड में, ठीक है ना, कैपिटल फंड में इसको ऐड करके हम दिखाएंगे। और ये परिस्थिति कब बनेगी, जब हमें क्वेश्चन कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं करेगा, और अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई कर रहा है तो वैसा ही करना है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, और अगर नहीं बोलता है तो उसको पूंजीगत आय तो हमें मानकर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लायबिलिटी की तरफ ऐड करके दिखाना ही है, ठीक है ना।